Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture we were discussing Bohr's model of atom. हम postulates पढ़ रहे थे बेटा Bohr's model of atom की, ठीक है? तो उसमें बेटा हमें last postulate अब पढ़ना है. सारे postulate हमने एक last postulate हमारा बचा था. Postulate number 8 और सी है. Postulate number 8 हमें क्या बोलता है? An electron will revolve in any orbit. इसके बारे में हमने बेटा रदरफोर्ड्स मॉडल में भी पढ़ा था. An electron will revolve in any orbit unless the force of attraction towards the nucleus उस फोर्स को हम नाम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसको बोलते हैं इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मतलब क्या है बेटा इसका? अब आपको पता है अगर ये एक एटम है बेटा, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है. इस ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. नाउ बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन किसकी होगी बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा अट्रैक्शन किसकी होगी? इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद है नेगेटिवली चार्ज. तो इस पर होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की अट्रैक्शन. नाउ अब क्या होगा बेटा? इस अट्रैक्शन को हम नाम बोलते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस. अब यहां पर दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है. एक तो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. इसको हम बेटा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो न्यूक्लियस की ओर इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है इस इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स होगा जो कि इस पर एक्ट करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम बेटा नाम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बेटा नाम बोलते हैं. तो पोस्टुलेट क्लास में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तब तक जब तक उस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बराबर किसके होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के. मतलब इस फोर्स को बैलेंस करना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तब जब वरना तो अनबैलेंस हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन पर जब अगर यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाएगा. लेकिन आपको पता है बेटा हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स यहां पर होता है दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंटर. और टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस में एक फोर्स है दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब बेटा ध्यान से सुनो. इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्मूला हमारे पास होती है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है mv²/r, where m is mass, v is velocity, r is radius. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेटा फॉर्मूला है. किसके बराबर होता है? mv²/r. m is mass, v is velocity and r is radius. ठीक है बेटा. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला होती है. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है और वो फॉर्मूला क्या होती है? F इज इक्वल K Q1 Q
द फोर्स बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square, where Q1 और Q2 आर टू चार्जेस। यहां पर दो चार्जेस है ना, एक तो है न्यूक्लियस, इसको मानेंगे Q1, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको मानेंगे Q2, divided by R square. This R is distance, radius, this distance between two charges, ये रेडियस R है यहां पर, ठीक है, तो ये R है, ये Q1 है, ये Q2 हम मानेंगे, और ये R है। तो उनके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स निकालना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, K Q1 Q2 by R square, ठीक है बेटा, यानी कि Q1 Q2 यहां पर दो चार्जेस है, R जो है इन दो चार्जेस के बीच में रेडियस है, ठीक है, और ये K जो होता है यहां पर कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का वैल्यू बेटा आप याद रखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है बेटा, ठीक है, आगे आप फिजिक्स में डिटेल में आपको ये पढ़ना है। नाउ अब यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर दोनों साइड से फोर्स है, एक तो इसका फोर्स है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी फार्मूला है K Q1 Q2 by R square। दूसरा इस पर एक और फोर्स होगा अवे फ्रॉम सेंटर, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी फार्मूला होगी mv² by R। तो बेटा हमने यहां पर क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है तब तक रिवॉल्व करेगा जब तक उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो किसके बराबर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किसके बराबर है, तो हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि mv² by R, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तब तक रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट में जब तक उस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है K Q1 Q2 by R, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, दैट्स बेटा mv² by R, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, mv² by R is equal to K Q1 Q2 by R square, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस बोरस मॉडल में, ठीक है। तो यहां से हमने एक इक्वेशन निकाली बेटा, mv² by R, that is centrifugal force, is equal electrostatic force of attraction, that is K Q1 Q2 divided by R square, ठीक है बेटा। तो आप कॉपी कर लीजिए। अब हमें बेटे हमें पढ़ना है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ
mathematical treatment of Bohr's model. Mathematical treatment of Bohr's model. सबसे पहली चीज जो यहां पर है, बोर्स मॉडल से हम बेटा कुछ इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहली इक्वेशन जो यहां पर हम निकालते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यूजिंग बोर्स मॉडल वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बेटा हम ऑर्बिट की रेडियस को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक इक्वेशन निकालते हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट यूजिंग बोर्स मॉडल। तो बेटा अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव की, एक इक्वेशन हमने अभी देखी कि mv स्क्वायर बाय r जो होता है बेटा, इट इज इक्वल k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास से न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, इसको हम बेटा मानेंगे Q1, इसको हम बेटा मानेंगे Q2। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स है, ठीक है, अवे फ्रॉम दिस सेंटर, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी फार्मूला है बेटा mv स्क्वायर बाय r। अब ध्यान से आप सुनो बेटा, ये जो हमने यहां पर लिखा k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अब बेटा यहां पर Q1 हमने माना चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड Q2 हमने माना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखेंगे बेटा E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 19 कूलम, इसको हम बेटा डिनोट करते हैं E से। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम बेटा मानेंगे E। ठीक है, अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं। याद रखना, बोर्स मॉडल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन की। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है बेटा E। ठीक है बेटा, अब प्रोटॉन का चार्ज, अब न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज भी बेटा क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज भी E ही होता है। लेकिन बेटा न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन नहीं होगा, अब ये डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन्स होंगे ये डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पर। अगर एक प्रोटॉन होगा तब चार्ज होगा E, अगर दो प्रोटॉन होंगे तब चार्ज होगा 2E, अगर तीन प्रोटॉन होंगे तब चार्ज होगा 3E बेटा। लेकिन बेटा अगर हमारे क्या मैं जनरल में लिख सकता हूं कि इस न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज जो होगा वो होगा ZE, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से बेटा डिनोट करते हैं Z से, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो Z का वैल्यू 1, तो चार्ज आएगा E। अगर एटॉमिक नंबर 2 होगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे मतलब चार्ज होगा 2E। अगर एटॉमिक नंबर 3 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो चार्ज होगा 3E। तो जनरल में न्यूक्लियस का चार्ज बेटा जाएगा, जनरल में न्यूक्लियस का चार्ज आएगा ZE। तो ये जो Q1 है बेटा, Q1 किसके बराबर है? ZE के बराबर, और Q2 किसके बराबर है? E के बराबर। तो क्या मैं बेटा यहां पर लिख सकता हूं कि Q1 के बदले में लिखूंगा बेटा ZE मल्टीप्लाइड बाय Q2 के बदले में लिखूंगा E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या बनी? फॉर्मूला हमें यहां पर अब इस Q1 Q2 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? KZE। तो इसके बदले अब जनरल यहां पर क्या बनेगा बेटा? mv स्क्वायर बाय r जो है बेटा ये किसके बराबर आएगा? k q1 q2 बाय r स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? k z e e बन गया e स्क्वायर, k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया mv स्क्वायर बाय r जो है बेटा ये किसके बराबर बन गया? k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। So name it beta equation first. Name it as equation first. Now, also we also know that बोर्स मॉडल में एक और इक्वेशन हमने पढ़ी थी, mvr एंगुलर मोमेंटम, कल हमने बेटा पढ़ा, किसके बराबर होता है? nh by 2 पाई।
कल हमने बोर्स मॉडल में क्वेश्चन बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज इक्वल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, दैट इज mvr इज इक्वल टू n h by 2 pi। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप बेटा v का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा v, तो v किसके बराबर आ जाएगा बेटा, v बराबर आ जाएगा यहां पर nh डिवाइडेड बाय ये m और r यहां पर चला जाएगा, ये बनेगा 2 pi mr, 2 pi mr। तो इस mvr इक्वल टू nh by 2 pi में हमने क्या निकाला v, तो v किसके बराबर आएगा nh डिवाइडेड बाय 2 pi mr। तो बेटा हम क्या करेंगे, substitute the value of v in equation first में हम बेटा v का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बनेगा यहां पर बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा m by r। अब v का वैल्यू हमें यहां पर सबस्टिट्यूट करना है, ये v स्क्वायर है ना, तो v का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, v किसके बराबर है nh डिवाइडेड बाय 2 pi mr। अब ये v वैल्यू स्क्वायर अपना, तो स्क्वायर साथ में ही रखेंगे, इज इक्वल बेटा किसके बराबर यहां पर है, ये बराबर है kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिंपली हमने बेटा क्या किया यहां पर, एक तो ये हमने निकाला m स्क्वायर बाय r इज इक्वल kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरह से निकाला। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमें पता थी, एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर किसके nh by 2 pi, जो कि बोर की असम्पशन थी। ठीक है, तो यहां से हमने v का वैल्यू निकाला, तो v किसके बराबर है nh by 2 pi mr। तो इस v का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट किया, m by r, v का वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया, इसका स्क्वायर किसके बराबर आया बेटा kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक पहले कॉपी कीजिए। तो बेटा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे बेटा m। अब m का स्क्वायर, हर किसी को अपना अपना स्क्वायर देंगे, तो ये क्या बनेगा m स्क्वायर, h का भी अपना स्क्वायर, तो क्या बनेगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय r तो अलग है, तो 2 का अपना स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा 4, पाई का स्क्वायर, तो वो बनेगा पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, m का स्क्वायर वो बनेगा m स्क्वायर, और r का अपना स्क्वायर वो बनेगा r स्क्वायर। ठीक है बेटा, किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर बेटा क्या बचेगा, यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे m स्क्वायर x, और ये m और m जो है बेटा इसमें से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक m है, एक m इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचा बेटा m स्क्वायर x स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे क्या बचा बेटा, नीचे बचा 4 पाई स्क्वायर। अब यहां पर एक ही m है और ये r बचा, 4 पाई स्क्वायर mr बेटा किसके बराबर बनेगा, kze स्क्वायर के बराबर बनेगा।
क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम। इस आर को मैं बेटा यहां पे ले जाऊंगा तो किसके बराबर बनेगा के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। ये आर क्या है बेटा, ये आर रेडियस है, ठीक है बेटा, ये हमें पता है ये आर जो है ये रेडियस है। अब यही आर हमें बेटा निकालना है, यही रेडियस हमें बेटा निकालनी है। तो आराम से बेटा अब हमें आर का वैल्यू मिलेगा, हम यहां पर आराम से आर का वैल्यू बेटा निकाल सकते हैं। अब आर का वैल्यू बेटा कितना आएगा यहां पर, अब ध्यान से सुनो बेटा, आर का वैल्यू कितना आएगा। अब हमें आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। आर किसके बराबर आएगा बेटा, आर जो है आर बराबर आएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये के जेड स्क्वायर यहां नीचे चला जाएगा तो किसके बराबर बनेगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सो बेटा this is the formula for calculating radius of orbit. What is the formula? M square x square divided by 4 pi square m k z square. लेकिन बेटा यहां पर कुछ हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, अगर हम उनको वैल्यू देंगे तो हमारी इक्वेशन आसान बन सकती है। जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये पाई है, ये m है, ठीक है बेटा, यहां पर ये k है, यहां पर e स्क्वायर है। इन कांस्टेंट्स को हम बेटा वैल्यू देंगे, इससे हमारी इक्वेशन इजी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, r बेटा किसके बराबर बनेगा, r किसके बराबर बनेगा, r बनेगा बराबर बेटा m स्क्वायर h का प्लस कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 34, इसका बेटा आएगा स्क्वायर, ठीक है, इसका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा, आपको पता है 3.40, इसका स्क्वायर। व्हाट इज m, m इज योर बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा पता है आपको 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 31 kg, पता है आपको, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। उसके बाद क्या है बेटा k, जो हमने अभी कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू मैंने आपको अभी बोला, इस कांस्टेंट का वैल्यू बेटा कितना होता है, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 9, k का वैल्यू। अब z जो है बेटा, z एटॉमिक नंबर है, ये हमें पता नहीं होगा, ये हमें एटम को देखकर पता चलेगा। z कांस्टेंट नहीं है, z को हम ऐसे ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय e। व्हाट इज e, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, इसका क्या है बेटा, इसका स्क्वायर। तो हमें यहां पर एक आसान इक्वेशन बन सकती है कांस्टेंट्स को वैल्यू देकर। बेटा आप उसको सॉल्व करना, जब आप उसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहां पर वैल्यू जो आएगा वो आएगा बेटा 0.529। अब ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा m स्क्वायर, नीचे क्या बचा, नीचे बचा z। 0.529 m स्क्वायर by z angstrom. So this equation will give us a radius of orbit. m क्या है यहां पर बेटा, m यहां पर है शेल नंबर, मैंने आपको कल बोला। z क्या है बेटा, z है एटॉमिक नंबर। तो किस शेल का निकालना है, किस एटम का निकालना है, l और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर हम इजीली बेटा जो है इस r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये आप बेटा कॉपी कीजिए।
equation will give us the radius of orbit. तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर आप करेंगे जिससे आपको इक्वेशन समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करेंगे। कैलकुलेट the radius of first, second and third orbit of hydrogen atom. ठीक है, हमें बेटा रेडियस निकालनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल सा बेटा, रेडियस के लिए हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है, अभी हमने निकाला 0.529 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा r1 लिखूंगा। r1 मींस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसके बराबर बनेगा बेटा 0.529। अब n क्या है यहां पर बेटा, n डिजिग्नेट करता है ऑर्बिट को, तो फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज एटॉमिक नंबर। अब कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसका भी बेटा 1 आएगा। तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो बेटा कितना आएगा, दैट विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। R2 बेटा किसके बराबर आएगा, सिंपल 0.529 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर। अब m यहां पर क्या है बेटा 2, सेकंड ऑर्बिट की निकालिए, मतलब m का वैल्यू 2 है, तो वो बनेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z भी 1 ही होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो z 1 के बराबर होगा। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 4। या बेटा खुद कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, उतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है R3, किसके बराबर आएगा बेटा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय, अब n का वैल्यू क्या है यहां पर बेटा 3, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, वो आएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1। एटॉमिक नंबर z भी 1 ही होगा क्योंकि एटम हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिखोगे, सिंपल। तो ऐसे निकालेंगे। तो हमने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकाला, किसका, हाइड्रोजन एटम का, यूजिंग बोर्स फार्मूला r इज इक्वल 0.529 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, तो आप कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको बेटा इस इक्वेशन में कोई कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो बेटा आप मुझे बोल सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, आप मुझे कॉन्वे कर सकते हो जहां कहीं पर भी आपको डाउट होगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट वाज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो फ्रॉम बोर्नस मॉडल वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है बेटा, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।